हेलो डियर स्टूडेंट्स। शासक और इतिवृत्त लेसन 9 के 2 पार्ट कर चुके हैं। आज बेटे हम इसका तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। इस पार्ट में आज हम रंगीन चित्र जो कि क्रॉनिकल्स के अंदर बनाए जाते थे, इतिवृत्तों के अंदर बनाए जाते थे, उनके बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो बेटे कल हमने पढ़ा था कि जो इतिवृत्त होते थे या मॉन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी, इनको बनाने में बहुत सारे लोग अपना सहयोग देते थे। इनमें जो थे सुलेखक होते थे, कैलीग्राफर्स होते थे, जिल्दसाज होते थे, बुक बाइंडर्स होते थे, हाँ, और पेज को चमकाने वाले होते थे और पेंटर्स होते थे। तो आज हम इन पेंटर्स के रोल के बारे में पढ़ेंगे कि इन मॉन्यूस्क्रिप्ट्स में इन पेंटर्स का क्या रोल होता था या चित्रों का क्या रोल होता था। तो बेटे जो मुग़ल पांडुलिपियाँ थी, इसकी रचना में, इसको लिखने में, इसको तैयार करने में चित्रकार भी शामिल होते थे। जब इतिहास लिखते समय घटनाओं से संबंधित चित्रों को रखना होता था तो सुलेखक उसके आसपास के पेजेस को खाली छोड़ देते थे। यानी जब कैलीग्राफर बुक लिख रहा होता था ना, तो वो बुक किसी चीज़ के बारे में लिखते टाइम अगर उसे लगता था कि यहाँ पर कोई पिक्चर होनी ज़रूरी है, तो वो उस जगह को खाली छोड़ देता था। और बाद में जो पेंटर होता था वो उस डिस्क्रिप्शन को पढ़कर यानी जो सुलेखक ने लिखा है उसको पढ़कर वो चित्र बना दिया करता था। ठीक है। चित्रों से न केवल बुक की सुंदरता बढ़ जाती थी, बल्कि इससे किसी घटना को भी सजीव बनाया जा सकता था। बेटे ये आपको 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि बुक में यानी जो मॉन्यूस्क्रिप्ट्स थी, पांडुलिपियाँ थी, उसमें चित्र क्यों बनाए जाते थे। तो आप बताओगे इससे बुक की सुंदरता बढ़ जाती थी और इससे किसी घटना को लाइवली बनाया जा सकता था। अब देखो कोई बुक अगर बिना पिक्चर्स के है तो वो हमें शायद पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन अगर उसमें पिक्चर्स हैं तो हमें वो बुक कलरफुल हैं, पिक्चर्स हैं, तो वो बुक पढ़ने में हमें मज़ा भी आता है ना। और इसी तरीके से कई बार कुछ चीज़ें होती है जो वर्ड्स में नहीं कही जा सकती, वो हम पेंटिंग्स के माध्यम से कह सकते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल देखो मैं तुम्हें यहीं पर ये बात इस तरीके से समझा रही हूँ। देखो जैसे ये मॉन्यूस्क्रिप्ट थी, ठीक है, ये हाथ से लिखी हुई पांडुलिपि है। इसमें राइटर ने लिखा, ठीक है। अब उसे लगा कि लिखने से शायद रीडर को समझ में नहीं आएगा, तो उसने जगह खाली छोड़ दी और इस डिस्क्रिप्शन को पढ़कर उस पेंटर ने ये पेंटिंग बना दी। ठीक है। तो इस तरीके से जो बात वर्ड्स में नहीं कही जा सकती वो पिक्चर्स के माध्यम से जल्दी समझ में आ जाती है और वो कलरफुल होती है, इसलिए वो सब सुंदर भी लगती है। अब देखो जैसे कि ये एक दरबार का चित्र है, ठीक है, और इसमें जो भी लिखा हुआ है वो हमें तो शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस पेंटिंग को देखकर हमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि ये इसमें किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन है। जैसे कि ये नदी में ये बोट्स जा रही हैं और राजा जो है वो अपने दरबारियों के साथ बोट में है ना। इसी तरीके से ये देखो ये दरबार का चित्र है और इसमें ये सब बताया गया है जो भी है। इसमें दरबार का चित्र जो है वो किसी जंगल में लगाया गया है और वहाँ पर जो बादशाह है वो अपने दरबारियों के साथ गए हैं और वो आम लोगों से मिल रहे हैं, है ना। ये देखो ये आम लोग लग रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ा भी नहीं और हमें इमेज से कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि शायद इसमें कुछ ये सब है। ठीक है। तो इस तरीके से पिक्चर जो थी, वो बुक जो थी वो लाइवली भी बन जाती थी और सुंदर भी लगती थी। अब इसे हम इंग्लिश में देख लेते हैं। कलरफुल पिक्चर्स, द पेंटर्स वर आल्सो इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ मुगल मॉन्यूस्क्रिप्ट्स। ठीक है। पेंटर्स भी मुगल मॉन्यूस्क्रिप्ट को बनाने में अपना रोल निभाते थे। व्हेन राइटिंग हिस्ट्री, पिक्चर्स related to events had to be kept, so the calligraphers
सॉरी सो द कैलीग्राफर्स लेफ्ट द पेजेस अराउंड इन ब्लैंक, वो खाली छोड़ देता था. लेटर पेंटर्स यूज टू ड्रा इन द सेम प्लेस, और उसी जगह पर पेंटर जो था वो पिक्चर बना देता था. नॉट ओनली डिड द पिक्चर्स इन्हांस द ब्यूटी ऑफ द बुक, बट एन इवेंट कुड बी मेड अलाइव थ्रू पिक्चर्स. यानी कि जो पिक्चर्स थी वो बुक की ब्यूटी को भी बढ़ा देती थी, और वो जो पिक्चर्स थी वो उस इवेंट को लाइवली भी बना देती थी. इसके बाद आप बताओगे कि इतिहासकार अबुल फजल ने चित्रकारी को एक जादुई कला के रूप में वर्णन किया है. ये बेटे आपको 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि किसने चित्रकारी को एक जादुई कला के रूप में बताया है. तो आप बताओगे कि अकबर का दरबार के इतिहासकार अबुल फजल ने, जिन्होंने कि आईने अकबरी भी लिखी थी, अकबरनामा लिखा था. अबुल फजल क्या कहता है कि चित्रकला निर्जीव वस्तु को इस रूप में प्रस्तुत कर सकती है जैसे उसमें जीवन हो. यानी कि वो पिक्चर जो है वो निर्जीव वस्तु में भी जान डाल देती है. बादशाह तथा उससे संबंधित चित्रों की रचना को लेकर शासकों और मुसलमान रूढ़िवादी वर्ग के प्रतिनिधि अर्थात उलेमा के बीच में कई बार टेंशन भी हो जाती थी. क्या था बेटे कि बादशाह और उनसे संबंधित जो चित्र बनाए जाते थे, इस चीज़ को लेकर प्राय शासकों और जो रूढ़िवादी जो ऑर्थोडॉक्स टाइप के मुस्लिम्स थे, उनके जो हेड थे उलेमा, उनके बीच में कई बार टेंशन भी हो जाती थी. टेंशन क्यों होती थी अभी हम पढ़ते हैं. हिस्टोरियंस अबुल फजल हैज़ डिस्क्राइब पेंटिंग एज ए मैजिकल आर्ट. इसे 1 मार्क में अच्छे से याद कर लेना. अबुल फजल सेज दैट पेंटिंग कैन प्रेजेंट इनिमिनेट objects in such a way as to have life in them. इसके बाद there was a lot of tensions between the rulers and the Muslim Orthodox class प्रतिनिधि यानी representative, the ulema, over the creation of the emperor and his related pictures. उलेमा वर्ग का कुरान के साथ साथ हदीस, जिसमें पैगंबर मोहम्मद के जीवन का एक प्रसंग है, वो कहता है कि इस्लाम मानव रूपों के चित्रण की अनुमति नहीं देता. इस प्रसंग में पैगंबर साहिब जीवित प्राणियों के चित्रण की मनाही करते थे. इसका कारण यह था कि ऐसा करने से ऐसा लगता है कि कलाकार रचना की शक्ति को अपने हाथ में लेने का प्रयास कर रहा है. यह एक ऐसा कार्य था जो केवल ईश्वर ही कर सकता था. इसका मतलब समझो बेटे, जो मुसलमानों के हेड है, रूढ़िवादी मुसलमानों के हेड थे उलेमा वर्ग, वो कहते हैं कि कुरान और हदीस, जो इनके पवित्र ग्रंथ है कुरान और हदीस, कहते हैं उसमें पैगंबर मोहम्मद साहिब की लाइफ से रिलेटेड ना एक कहानी आती है, और उस कहानी में पैगंबर मोहम्मद साहिब ने कहा है कि किसी का भी चित्र बनाना नहीं चाहिए. वो कहते हैं कि अगर हम किसी का चित्र बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उस खुदा की शक्ति को अपने हाथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम सब मूर्तियां हैं, भगवान ने, उस खुदा ने हमको बनाया है ना, तो हमारे में जान डाल दी है, हम सब हैं तो मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ हैं. तो उन्होंने यही कहा कि कलाकार जब पेंटर चित्र बनाता है तो वो एक तरह से खुदा की शक्ति को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो चित्र बनाने की मनाही करते हैं. The ulema class was quoted as saying that Islam does not allow the depiction of human forms based on a passage in the Quran as well as the hadith in which the Prophet Sahib forbade the depiction of living beings. यानी कि कुरान और हदीस में जो उनके ग्रंथ हैं उसमें ये कहा गया है कि प्रॉफिट साहिब ने यानी मोहम्मद साहिब ने जीवित प्राणियों के डिपिक्शन यानी चित्र बनाने को ठीक नहीं माना. The reason for this is that by doing this, it appears that the artist is trying to give the power of composition in his hand, कि वो अपने हाथ में रचना करने की शक्ति रख रहा है. It was an act that only God could do. ये वो काम है जो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं.
इस संबंध में जो अकबर का दरबारी इतिहासकार अबुल फजल था, उसका क्या कहना था वो सुनो। कई लोग ऐसे हैं जो चित्रकला से घृणा करते हैं। वो कहता है कि कुछ लोग पेंटिंग से नफरत करते हैं और मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार के पास खुदा को पहचानने का बेजोड़ तरीका है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे यह महसूस होता है कि वह खुदा की रचना को जीवन नहीं दे सकता। कि पेंटर को पता है कि वो चित्र तो बना सकता है लेकिन उसको जिंदा नहीं कर सकता। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। रूढ़िवादी वर्गों को ऐसा लगता है कि कलाकार रचना की शक्ति को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है, परंतु यह एक ऐसा कार्य था जो केवल ईश्वर का है। कहते ये जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे ना, इनको ये लगता था कि पेंटर पिक्चर बनाकर भगवान की शक्ति को अपने हाथ में ले रहा है, लेकिन वो नहीं जानते कि ये काम तो सिर्फ खुदा कर सकता है। पेंटर तो बस पिक्चर बना सकता है, उसमें जान थोड़ा ना डाल सकता है। लेकिन कहता है बाद में शरिया की व्याख्या में बदलाव आया और ईरान के जो सफ़ावी राजा थे उन्होंने अपने दरबार में इन जो थे ऐसे पेंटर्स, ये जो कलाकार थे, उनको अपने यहाँ पर शेल्टर दिया था। ठीक है, तो अब इंग्लिश में देख लेते हैं। अबुल फजल द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ अकबर, यहाँ सॉरी अकबर है, says there are many people who hate painting but I dislike such individuals. मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। I feel that the artist has a unique way of identifying God because somewhere he feels that he cannot give life to the creation of God. The orthodox classes feel that the artist is trying to take the power of creation in his hand, but it was an act that is only God can do. ठीक है, but later there was a change in the interpretation of Sharia, लेकिन शरिया की व्याख्या में चेंज आया। and in the court of Safavi kings of Iran, artists were also patronized. ठीक है, उनको शरण दी गई। इसके बाद अब हम चलते हैं अकबरनामा और बादशाहनामा, जो कि क्रॉनिकल्स थे। आप बताओगे कि अब अकबरनामा और बादशाहनामा दोनों ही मॉन्यूस्क्रिप्ट्स में पिक्चर्स मिलती हैं। दोनों ही अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा था और बादशाहनामा को अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। कहता दोनों ही मॉन्यूस्क्रिप्ट्स में पिक्चर्स हैं और प्रत्येक पांडुलिपि में औसतन 150 पेजेस पर लड़ाई, शिकार, इमारत, घेराबंदी, दरबारी दृश्य आदि के चित्र मिलते हैं। बेटे ये 1 मार्क में आ सकता है कि इन पेजेस के ऊपर किन किन टॉपिक्स को लेकर पिक्चर्स बनी हुई हैं। ठीक है, तो आप लड़ाई, शिकार, इमारत, निर्माण, घेराबंदी, दरबारी दृश्य, इन सबको याद रखोगे। अब हम इंग्लिश में देख लेते हैं अकबरनामा एंड बादशाहनामा। Both Akbarnama and Badshah-nama manuscripts have more pictures. Each manuscript has an average of 150 full or double pages of images of fighting, hunting, building, size, court scenes, etc. ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं अबुल फजल। अबुल फजल कौन था, इसके बारे में पढ़ेंगे। अबुल फजल अकबरनामा का लेखक था। अबुल फजल को अरबी, फ़ारसी, यूनानी दर्शन और सूफीवाद की जानकारी थी। वह एक प्रभावशाली स्वतंत्र चिंतक था, यानी कि वो किसी के प्रभाव में आकर नहीं सोचता था, उसकी अपनी थिंकिंग थी। उसने दक्यानुसी उलेमा के विचारों का विरोध किया। ये जो कंज़र्वेटिव उलेमा थे, उनके जो ऑर्थोडॉक्स टाइप के विचार थे, पिछड़े हुए बैकवर्ड क्लास के विचार थे, बैकवर्ड मतलब ख्यालात थे, उसने उसका विरोध किया। अबुल फजल के इन गुणों से अकबर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था और उसने अबुल फजल को अपना सलाहकार बना लिया था। दरबारी इतिहासकार के रूप में अबुल फजल ने अकबर के शासन से जुड़े विचारों को लिखा। अबुल फजल ने अकबरनामा की शुरुआत 1589 में की और इस पर 13 वर्षों तक कार्य किया और इसमें सुधार भी किए। देखो, उसने बुक लिखनी स्टार्ट की 1589 से और 1601 तक उसने ये बुक लिखी थी, यानी उसके ऊपर 13 साल लग गए थे। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि बुक्स लिखना कोई आसान काम नहीं था।
13 साल लग गए थे बुक को लिखने में। तो इस बुक के 3 पार्ट हैं। अकबरनामा को 3 जिल्दों में, जिल्द कह लो, पार्ट्स कह लो, वॉल्यूम्स कह लो, में डिवाइड किया गया। इसके जो पहले 2 पार्ट्स हैं वो हिस्ट्री है और तीसरा पार्ट आईने अकबरी है। जैसे कि आपकी हिस्ट्री की +2 की हिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, है ना। 3 किताबें, ऐसे इस बुक के भी 3 पार्ट्स हैं। पहले 2 पार्ट्स जो हैं वो डील कर रहे हैं अकबर की लाइफ और हिस्ट्री से, एंशियंट हिस्ट्री से। और जो सेकंड पार्ट है यानी थर्ड पार्ट है वो आईने अकबरी है। इसमें अकबर के राज्य के बारे में लिखा है। दूसरी जिल्द अकबर के 46वें शासन वर्ष 1601 पर ख़त्म हो जाती है। अब 1601 में क्यों ख़त्म हो गई? क्योंकि अबुल फजल की तब तक मर्डर हो चुका था, हत्या कर दी गई थी, इसलिए उसने 1601 पर ये ख़त्म हो गई। उसके बाद अबुल फजल की हत्या अकबर के बेटे सलीम द्वारा तैयार किए गए षड्यंत्र के द्वारा वीर सिंह बुंदेला ने की थी। बेटे ये 1 मार्क में आ सकता है कि अबुल फजल की हत्या किसने करवाई थी? तो अकबर के बेटे सलीम, जिसे हम हिस्ट्री में जहांगीर कहते हैं, उसने एक षड्यंत्र रचा था और वीर सिंह बुंदेला से करवाई थी। तो अबुल फजल को इंग्लिश में देख लेते हैं। द ऑथर ऑफ अकबर नामा इज़ अबुल फजल. Abul Fazl knew Arabic, Persian, Greek philosophy and Sufism. Abul Fazl was an influential independent thinker. ठीक है, he opposed the views of the conservative ulema. Akbar was very impressed by these qualities of Abul Fazl. He gave Abul Fazl as his advisor. उसे अपना advisor appoint किया. As a court historian, Abul Fazl wrote the ideas related to the ruler of Akbar. अकबर से related उसने बुक लिखी जिसका नाम अकबरनामा था। 1589 में लिखी थी और 13 साल इसके ऊपर वर्क किया था और इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स भी की थी। अकबरनामा इज़ डिवाइडेड इनटू 3 बाइंडिंग्स, 3 पार्ट्स, वॉल्यूम्स कह लो, उसमें डिवाइड था। द फर्स्ट 2 ऑफ विच आर हिस्ट्री फॉर द थर्ड बुक इज़ आईने अकबरी। पहली 2 बुक्स हिस्ट्री के बारे में और तीसरी आईने अकबरी के बारे में है। ये आईने अकबरी बेटे आपको अच्छे से याद रखनी है क्योंकि हम इसे 8 चैप्टर में करेंगे। The first book contains the history of mankind from Adam to astronomical cycle of Akbar's life. The second book ends in 1601, the 46th region of Akbar. After that, Abul Fazl is murdered by Bir Singh Bundela by a conspiracy by Salim, son of Akbar. ठीक है, अब इसे हम एक बार पिक्चर्स के थ्रू थोड़ा सा देख लेते हैं। बेटे ये जो है अकबर है, ठीक है, ये अबुल फजल है, ठीक, जो कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। अकबर इन्हें बहुत पसंद करता था, ठीक है, और ये अकबर के नवरत्नों में से थे। ये अकबर है, ये आईने अकबरी है जो बुक उन्होंने लिखी थी, उसका थर्ड पार्ट है। ये ओरिजिनल अकबरनामा है जो कि अबुल फजल ने लिखी थी। इसके 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड हिस्ट्री है और थर्ड आईने अकबरी है। ये बुक अकबरनामा है, ये ट्रांसलेट हो रखा है इसे इंग्लिश में, ठीक है। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि पेंटर्स किस तरीके से कैलीग्राफर लिखता था और पेंटर्स जो थे वो पिक्चर्स बनाते थे। आई होप आपको ये पार्ट बेटे अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।